हेलो फ्रेंड्स, प्रेमा सोशियोलॉजी पेंटिंग में आपका स्वागत है। इस समय हम शोध के अंतर्गत तथ्य संकलन की विधियों के विषय में जान रहे हैं। तो तथ्य संकलन की जो 4 विधियां हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अवलोकन के विषय में जाना, ऑब्जर्वेशन, फिर हमने रचनावली विधि के विषय में जाना, फिर तीसरे नंबर पर अनुसूची और चौथे नंबर पर साक्षात्कार विधि। तो हमने अवलोकन को जान लिया है, प्रश्नावली विधि को जान लिया है। आज के इस वीडियो में हम अनुसूची और साक्षात्कार के विषय में जानेंगे कि इनके द्वारा हम तथ्यों का जो डेटा का संग्रहण है, डेटा का संकलन है, डेटा को कैसे हम एकत्रित करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और मेहनत के साथ साथ समय भी लगता है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अनुसूची क्या है? सबसे पहले अनुसूची, शेड्यूल। अनुसूची यानी कि शेड्यूल। तो सामान्यतः अनुसूची प्रश्नों व सारणियों से मुक्त एक सूची है, जिसमें संबंधित प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता से पूछकर भरा जाता है। यह मधु का ऐसा प्रपत्र है जिसके माध्यम से संख्यात्मक रूप में आंकड़ों को अंकित किया जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं एक छोटे से उदाहरण से, कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई सर्वे करने जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी से भी संबंधित कोई सर्वे, जैसे कि जनगणना, बाल गणना, जाति गणना, आर्थिक गणना, ये जो हम करने जाते हैं, तो हमें एक प्रपत्र सरकार की तरफ से दिया जाता है और उस प्रपत्र में जो बना होता है प्रारूप, उस प्रारूप के अंतर्गत उसमें जो भी पूछने के निर्देश दिए जाते हैं, उन बातों को, लिखित बातों को हम उत्तरदाता से पूछते हैं और पूछकर हम उसमें अपनी सुविधा अनुसार उनका क्या करते हैं कि अंकन कर देते हैं, या फिर उसमें हम टिक लगा देते हैं, या उसमें जो कुछ भी सरकारी निर्देश होते हैं उसके अनुसार हम उसमें अपने कोड को भर देते हैं। तो इस तरीके से जो ये अनुसूची होती है वो क्या होती है कि सूचनादाता से पूछ कर भरी जाती है। यानी कि हम जब सर्वे करने जाते हैं तो हम घर घर जाकर लोगों से पूछ कर उस प्रपत्र को क्या करते हैं कि भरते हैं, उस प्रपत्र में जानकारी को भरते हैं। अब ये जो प्रपत्र होते हैं तो उनमें कोड होते हैं, उन कोड के द्वारा इन प्रपत्रों को भरा जाता है और इन कोड के माध्यम से ही इसका संख्यात्मक रूप में से आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक प्रपत्र है और इस प्रपत्र में बहुत सारी चीजों को पूछा गया है। हम जब जाते हैं तो इसमें बहुत सारी, कहीं पर ये चीज ज्यादा निकलती है तो कभी कहीं पर ये चीज ज्यादा निकलती है तो कहीं पर ये चीज ज्यादा निकलती है, कहीं ये कम निकलता है तो कहीं ये कम निकलता है। इस तरीके से मान लीजिए कि एक गांव का सर्वे हुआ है और हमने गांव के सर्वे में 1000 लोगों का सर्वे किया है। इस 1000 लोगों में इस सर्वे से हमें जो डेटा एकत्र होता है, उस डेटा को हम क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, उसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उनको क्या करते हैं कि संख्यात्मक रूप में अंकन करते हैं। कि जैसे मान लीजिए बाल गणना करते हैं, तो बाल गणना में हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ बालक पूछा गया, यहाँ बालिकाएं पूछा गया। अब बालक में ये होता है कि कितने 18 वर्ष के, कितने 16 वर्ष के हैं, कितने 13 वर्ष के हैं, कितने 12 वर्ष के हैं, कितने 8 वर्ष के हैं, कितने 9 वर्ष के हैं। इसी तरीके से बालिकाओं में होता है। तो जब हम ये डेटा एकत्रित कर लेते हैं तो सबको जोड़कर हम एक अलग प्रारूप तैयार करते हैं, जो बहुत सारे गांवों का मिलाकर आंकड़ा तैयार किया जाता है। बहुत सारे गांवों को मिलाकर जितने भी बालक बालिकाएं होते हैं उनको जोड़ के लिखा जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि एक गांव में कितने बालक बालिकाएं कितनी उम्र के हैं, 16 वर्ष के कितने हैं, 15 वर्ष के कितने हैं, 16 वर्ष की बालिकाएं कितनी हैं, 14 वर्ष की कितनी हैं। इसी तरीके से इन आंकड़ों के द्वारा हम उस क्षेत्र में, मान लीजिए कि हमें एक संकुल होता है, उस संकुल में 10 गांव जुड़े हैं, तो 10 गांव के संकुल में ये प्रपत्र जाता है और फिर इस प्रपत्र के माध्यम से उन 10 गांव के जो बालक बालिकाएं हैं उनको जोड़ा जाता है। उनको जोड़ने के बाद उस 10 गांव का एक स्पष्ट आंकड़ा निकल कर आता है कि इन 10 गांव में कितने बालक 16 साल के हैं, कितने बालक 12 साल के हैं, कितने 8 साल के हैं, कितने 6 साल के हैं। यानी एक से लगा करके हम 14 वर्ष के बालकों का, 14 वर्ष से बालिकाओं का, एक से लगा 0 से लगा के 14 वर्ष की बालिकाओं का हम क्या करते हैं कि संख्यात्मक रूप से आंकड़ा एकत्रित कर लेते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अनुसूची। जो ये जो प्रपत्र बनता है, इस प्रपत्र को जब हम संख्यात्मक रूप से एकत्रित करके पूरा संख्यात्मक रूप से आंकड़ा एकत्र कर लेते हैं, तो जब ये आंकड़ा एकत्र हो जाता है और सभी को आपस में जोड़कर एक मुख्य, जो कि उन सभी का जोड़कर एक मेन संख्यात्मक आंकड़ा तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुसूची कहते हैं, उनके शेड्यूल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार अनुसूची के विषय में बताया गया है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो गुटेन हार्ट के मतानुसार अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कार द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। यानी कि हम घर घर जाकर पूछकर
उनसे जानकारी लेके अपने प्रपत्र में भरते हैं। फिर पीवी यंग के मतानुसार अनुसूची का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति है। पीवी यंग ने अनुसूची के जो उद्देश्य बताए हैं कि जो अनुसूची के मुख्य उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, किन कारणों से हमें ये सर्वे करना होता है, ये गणना एकत्रित करनी होती है, जो संख्यात्मक आंकड़ा एकत्रित करना होता है, तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि गणनात्मक एवं कर्म विषय के तथ्यों की प्राप्ति जिनकी तुलना एवं सामयन किया जा सके, यानी कि जो और क्षेत्र होते हैं उनसे कंपेयर किया जाता है कि कहाँ किस चीज की स्थिति और संख्या ज्यादा है। फिर उसके बाद सहज निरीक्षण किए जाने वाले तथ्यों की प्राप्ति होती है। ऐसे तथ्यों की प्राप्ति जो केवल अनुसूची प्रणाली के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद है तुलनात्मक तथ्यों की प्राप्ति। इन आंकड़ों के द्वारा हम तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इस गांव में जो बच्चों की संख्या है वो ज्यादा है, इस साल के बच्चों की संख्या ज्यादा है, उस यहाँ बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। पुष्टि करने योग्य तथ्यों का संग्रह इसमें किया जाता है। तो इस तरीके से जो है तो इसमें पीवी यंग ने इस अनुसूची के उद्देश्य बताए हैं। अब हम अनुसूची के प्रकार जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ शेड्यूल, तो कि अनुसूची के कितने प्रकार की होती है। तो विभिन्न विद्वानों ने अनुसूची को उसके उद्देश्यों तथा अध्ययन विषय की प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा है। मुंडवर्ड ने विषय वस्तु के आधार पर अनुसूची को निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि वस्तुनिष्ठ आंकड़ों का अंकन करने वाली अनुसूची। वस्तुनिष्ठ यानी कि जो स्पष्ट और सॉलिड डेटा हमें मिलता है उसकी बात होती है। अभिव्यक्ति एवं मतों के निर्धारण एवं अनुमापन के लिए अनुसूची, यानी कि हम इसमें अपने अनुसार भी जो अनुमान लगाकर भी अपने द्वारा भी हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि जब अनुसूची तैयार हो जाती है तो उस अनुसूची में बहुत कुछ किया जा सकता है। स्वयं का अनुमान भी होता है, स्वयं के मत भी होते हैं और उनका निर्धारण भी होता है और उससे वास्तविक आंकड़े भी निकलते हैं। फिर उसके बाद है कि सामाजिक संस्थाओं एवं संगठन की स्थिति एवं कार्य का अंकन करने की वाली अनुसूची होती है। तो ये जो अनुसूचियाँ होती हैं ये क्या किया जाता है, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं में इन अनुसूचियों के द्वारा वहाँ के लोगों की स्थितियों के विषय में जानकारी एकत्र की जाती है। और एक स्थिति ऐसी होती है जब इस चीज़ के विषय में पता कर लिया जाता है कि वहाँ किस चीज़ का स्तर कम है, वहाँ किस चीज़ की कमी है। जैसे कि मान लीजिए हमें जागरूकता लानी है, अब लोग कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, तो कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि बालिकाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो हमें ये सब चीज़ की जानकारी कैसे मिलेगी कि इस गाँव में बालिकाओं की संख्या अधिक है या कम है, वो सर्वे से ही मिलेगी या अनुसूची के माध्यम से ही मिलेगी। तो हमें वहाँ की स्थितियों के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पीवी यंग ने अनुसूची को विभिन्न कार्यों के उपकरण या माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है। कार्यों के आधार पर उन्होंने अनुसूची को 4 प्रकारों में बांटा है। तो पीवी यंग ने अनुसूची को 4 प्रकारों में बांटा है, जिसमें उन्होंने अवलोकन अनुसूची की बात की है, यानी कि जो खुद स्वयं शोधकर्ता जायजा लेता है अवलोकन के माध्यम से। मूल्यांकन अनुसूची होती है, यानी कंपेयर अनुसूची होती है, जिसमें वो तुलना करता है एक किसी स्थिति से दूसरी स्थिति का, एक ग्राम से दूसरे ग्राम का, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का। फिर प्रलेखीय अनुसूची होती है। प्रलेखीय अनुसूची वो होती है जो रिकॉर्ड रखी जाती है। जैसे कि हमारे पास ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक बहुत सारे सामान जो ऐतिहासिक समय के हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय धरोहर जो होती हैं उनको क्या किया जाता है कि उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रलेखीय अनुसूची बनती है। जैसे कि हम घूमने जाते हैं, वहाँ हम ऐतिहासिक इमारतों को देखते हैं, इतिहास में क्या क्या हो रहा है, उनके जो मॉडल्स होते हैं, उनके पुराने जो वस्तुएं होती हैं, पुरानी जो उपयोग में लाए हुई चीज़ें होती हैं, उनका लोग सरकार क्या करती है, सुरक्षित रखती है। और उस सुरक्षित रखने के लिए जो कर्मचारियों को उसकी जो ड्यूटी दी जाती है तो उनको सुरक्षित रखने की ड्यूटी दी जाती है। और उसमें क्या किया जाता है कि पहले एक लेखा तैयार किया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं और इनकी जिम्मेदारी, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन सुरक्षा गार्ड पर है। तो वो क्या होता है कि प्रलेखीय अनुसूची होती है। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची होती है कि जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, शिक्षा संस्थाएं होती हैं, आर्थिक संस्थाएं होती हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, मनोरंजन संस्थाएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं या कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं, कुछ जैसे कि मनोरंजन के साधन के रूप में देखें तो लाइब्रेरी खुली हुई है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो कि अपने अपने कार्यों पर लगी रहती हैं और उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको ग्रेड मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेड मिलता है कि इस कॉलेज का, इस विद्यालय का जो कार्य है बहुत अच्छा है, नकल मुक्त है कॉलेज, यहाँ पढ़ाई का स्तर अच्छा है। तो वो क्या है कि उसकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण उसमें उनको ग्रेड दिए जाते हैं। ऐसे उस क्षेत्र से संबंधित जितने कॉलेज होंगे उस कॉलेज में पढ़ाई का, शिक्षा का, सुविधाओं का, हर चीज़ का स्तर देखा जाता है। तो उनमें ग्रेड दिए जाते हैं कि ये विद्यालय नंबर 1 पर है, ये विद्यालय नंबर 2 पर है, ये
महाविद्यालय नंबर 3 पर है, 4 पर है। इस तरीके से ये जो संस्था संरचना अनुसूची बनती है। तो हमने अभी जाना कि अनुसूची जो होती है वो अनुसूची किसे कहते हैं, अनुसूची कितने प्रकार की होती है और अनुसूचियों से संबंधित जो प्रकार होते हैं उनके विषय में भी हमने जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और साक्षात्कार के विषय में जानते हैं कि साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को, उसके ज्ञान के स्तर को आंका जाता है। तो साक्षात्कार व्यक्ति संपर्क के द्वारा सूचना एकत्र करने एवं उनसे लिखने की एक ऐसी क्रमबद्ध प्रविधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर बातचीत, संवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि साक्षात्कार कभी कभी 2 लोगों के बीच में भी होता है जिसमें एक मुख्य होता है और एक साक्षात्कार लेने वाला होता है, एक साक्षात्कार देने वाला होता है। जैसे कि परीक्षार्थी होता है और साक्षात्कार लेने वाला अधिकारी होता है। तो ये तो 2 लोगों के बीच होता है। सामूहिक साक्षात्कार भी होते हैं जिनमें कई लोगों का साक्षात्कार एक साथ किया जाता है। तो ये किसके माध्यम से होता है? ये होता है साक्षात्कार संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से ये साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता किसी व्यक्ति या समूह को जिससे की सूचना प्राप्त करनी है, सामने सामने बैठकर प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाएं संकलित करने का प्रयत्न करता है। जैसे कि इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू से लोग बहुत घबराते हैं कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछ लेंगे क्या ना पूछ लेंगे, और इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करके लोग जाते हैं और अंदर से नर्वस भी फील करते हैं। तो देखिए इसमें जो होता है कि विषय के अंतर्गत ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन विषय के अलावा भी हमें बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे विषय से संबंधित जानकारी तो जो लेगा साक्षात्कार करने वाला वो तो लेगा ही, इसके अलावा हमारे और भी जानकारियां हमसे मांगी जाएंगी कि आपको अदर अन्य क्या क्या जानकारियां हैं, तो उससे रिलेटेड भी जानकारियां पूछी जाती हैं। तो ये क्या होता है कि आमने सामने बातचीत करके ज्ञान को आंका जाता है, उसके विषय की समझ को समझा जाता है कि उसके विषय में कितना गहनता से उसने विषय को समझा है। तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं और नरेंद्र नाथ बसु के मतानुसार एक साक्षात्कारता को कुछ विषय को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमिक प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस व्यक्ति के आंतरिक जीवन में बहुत कुछ कल्पना रूप से प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। तो पीवी यंग कहते हैं कि साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन को बहुत कुछ कल्पना रूप में प्रवेश करता है। यानी कि जब साक्षात्कार लिया जाता है तो जो साक्षात्कार देने वाला होता है उसकी बहुत सी अंदरूनी स्थितियों के विषय में, यानी उसके गुणों के विषय में, उसके अंदर के दोषों के विषय में, उसके मन में क्या चल रहा है, वो भविष्य में क्या करना चाहता है, वो किन स्थितियों का सामना करके आया है, इन सब के विषय में एक कल्पना बनने लगती है। यानी कि उनकी इस स्थितियों के विषय में एक स्थिति समझ आने लगती है कि अमुक व्यक्ति की जो मनो स्थिति है, मन में जो उसके इस समय वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है उसको बहुत कुछ तक आंका जा सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसका कंपेयर भी किया जा सकता है। अब हम साक्षात्कार प्रविधि की कुछ विशेषताओं के विषय में समझ लेते हैं कि जो साक्षात्कार होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, आमने सामने के प्राथमिक संबंध होते हैं और सामग्री संकलन किया जाता है और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। साक्षात्कार जो होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर ही होते हैं, क्योंकि उसको आगे चलकर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व को निभाना होता है। तो जो साक्षात्कार होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के लिए। अब हम साक्षात्कार के प्रकारों के विषय में जान लेते हैं कि साक्षात्कार के प्रकार कितने होते हैं। तो साक्षात्कार का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम साक्षात्कार की बात करें तो कार्यों के आधार पर कर सकते हैं। कार्यों के आधार पर यानी कि जब हम साक्षात्कार करते हैं तो हम उस कार्यों के आधार पर उसका निदान भी खोज सकते हैं, यानी उसका निदान भी कर सकते हैं, उसका उपचार भी कर सकते हैं और उससे संबंधित हम भविष्य के लिए शोध भी कर सकते हैं। औपचारिकता के आधार पर हम साक्षात्कार की अगर बात करें तो एक औपचारिक साक्षात्कार होता है, अनौपचारिक साक्षात्कार होता है। औपचारिक साक्षात्कार होता है जो कि हमारे भविष्य में बहुत सारे उत्तरदायित्वों को लेकर होता है, यानी कि हमें किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा हमसे उससे अपेक्षा करने वाले लोग होते हैं और इस कारण जैसे कि कोई पद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, किसी अधिकारी का पद होता है, तो ये औपचारिक साक्षात्कार में हो गया। अनौपचारिक साक्षात्कार मौखिक रूप से होता है
और सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर बात करें तो सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार होते हैं जिसमें 2 लोग होते हैं। सामूहिक साक्षात्कार होता है जो 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अध्ययन विधि के आधार पर हम बात करें तो अध्ययन विधि के आधार पर अनिर्देशित साक्षात्कार होते हैं, सकेंद्रित साक्षात्कार होते हैं, पुनरावृत्ति साक्षात्कार होते हैं। यानी कि अध्ययन के विषय में समझा जाता है